ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आज मैं आप लोगों से नक्षत्र के चरण जो होते हैं उनमें जब कोई ग्रह बैठता है, जैसे कोई एक राशि है उसमें कोई ना कोई ग्रह बैठा होगा, फिर वो ग्रह किसी नक्षत्र में बैठा होगा और उस नक्षत्र के भी किसी पर्टिकुलर चरण में बैठा होगा, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरह से रिजल्ट आएगा, उसी के बारे में मैं थोड़ा आपसे बहुत शॉर्ट में कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाह रही हूँ। देखिए, कोई राशि है तो 30 डिग्री की राशि हो गई। कोई भी प्लेनेट है तो 30 डिग्री के डिस्टेंस में वो किस जगह है, ये देखने की चीज़ होती है। और वो जो 30 डिग्री की एक राशि है उसमें कुल 2.25 नक्षत्र होते हैं। फिर एक नक्षत्र जो है वो अपना 13 डिग्री 20 मिनट का हो गया। तो इस तरीके से जो 2.25 नक्षत्र हैं मिल करके वो 30 डिग्री को ऑक्यूपाई करते हैं। तो हमारा कोई भी प्लेनेट जब किसी पर्टिकुलर राशि में है तो अगर बाहर से आप उसको देख रहे हैं हॉरोस्कोप को, तो सिर्फ ये दिखता है कि मान लिया कि मेष राशि में कोई प्लेनेट बैठा है, मेष में सूर्य बैठा हुआ है। अब वो 30 डिग्री का डिस्टेंस है, 30 डिग्री में वो किस प्लेस पे बैठा हुआ है ये चेक करना है। तो उसके लिए आपको नक्षत्रों में एंटर करना पड़ेगा। उस 30 डिग्री में आपको नक्षत्र देखना है कि कितनी डिस्टेंस पे, कितनी डिग्री पे जाकर के वो ग्रह बैठा है, तो आपको वहाँ से नक्षत्र पकड़ में आता है। फिर नक्षत्र भी जो है, एक नक्षत्र के 4 चरण हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो 13 डिग्री 20 मिनट एक नक्षत्र की डिस्टेंस है उसको वापस 4 पार्ट में बांटा जाता है, तो वो उसका 4 चरणों में वो डिवाइड हो जाता है। चरण मतलब कि पदा में डिवाइड हो जाता है। तो जैसे हमारी राशियां होती हैं, पूरी हमारी 12 राशियां हैं, और ये 12 राशियां जो 4 राशियों का इनका एक ग्रुप बनता है जो कि धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष को दिखाता है। और इस तरीके से ये हमारा एक ट्रायंगल को भी ये शो करता है। जो हमारी 12 राशियां हैं, 12 राशियां 4 राशियों के ग्रुप में एक ट्रायंगल, एक त्रिभुज का निर्माण करती हैं। इसीलिए आपने देखा है कि जो हमारी एक सेट रहेगा राशियों का, मेष से लेकर के कर्क तक, तो वो हमारी, उसको आप एक ऐसे लाइन के रूप में मान लें कि एक त्रिभुज की एक रेखा ये हो गई, तो उसका जो लॉर्ड हो जाता है वो ब्रह्मा हो जाता है। फिर इसी तरीके से जो नीचे वाला है सिंह से लेकर के वृश्चिक तक, उसका जो होगा वो विष्णु हो जाएंगे, पालन करने वाले। फिर जो धनु से लेकर के मीन वाला है, तीसरी जो हमारी रेखा है, उसका महेश हो जाते हैं। तो ये हमारी जो राशियां हैं, इस तरीके से ये 4 राशियों का एक सेट ग्रुप चलता है। और हर एक राशियों में जो कालपुरुष की पत्रिका आप इमेजिन करिए, तो पहला जो 4 राशियों का ग्रुप मिलेगा, तो उसमें मेष है, फिर वृष, मिथुन और कर्क। तो जैसे इनको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में डिवाइड किया गया है, तो इसी तरीके से जो इन राशियों के अंदर जो हमारा नक्षत्र होता है, किसी भी राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र होते हैं, तो जो एक नक्षत्र है और उस नक्षत्र का जो 4 चरण होता है, वो 4 चरण भी हमारे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को डिकोड करते हैं। इसको आप इस तरीके से समझिए। इसीलिए जब हम किसी वर्गोत्तम ग्रह के बारे में या वर्गोत्तम लग्न के बारे में करते हैं, विशेष रूप से नवमांशा को जब बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, किसी भी हॉरोस्कोप को चेक करते टाइम जब कोई भी लगन कुंडली को देखा जाता है या किसी महादशा अंतरदशा को देखा जाता है, तो वहाँ पे नवमांश कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है उसको जरूर चेक किया जाता है। उसी के आधार पे फिर जो हमारी डीबीयू होती है उसके रिजल्ट के ऊपर उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि लगन कुंडली में तो कोई भी प्लेनेट बैठा है तो वो बाहर से दिख रहा है, लेकिन नवमांशा उन ग्रहों की जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है उसको डिनोट करती है। क्योंकि वहां पे एक राशि के 9 पार्ट हो रहे हैं, तो अब वो जाकर के जो ग्रह है वो कहाँ पे बैठ रहा है, तो उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है पूरे ट्रांजिट के रिजल्ट को देने में, और जो हमारी महादशांतर प्रत्यंतर में जो भी मूवमेंट होता है ग्रहों का उसके ऊपर। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, ये सारी चीज़ों को मैंने एक कनेक्शन में बताने की कोशिश की आपसे। जो हमारे 9 ग्रह होते हैं, तो जब भी हम हॉरोस्कोप को देखते हैं तो सबसे पहले हम लग्न देखते हैं कि लग्न कौन सी लगन है और लग्न की क्या डिग्री है, लग्नेश कहाँ पे प्लेस्ड है, सन की पोजीशन, मून की पोजीशन, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो इसी के साथ में हमें एक चीज़ और भी चेक करना चाहिए कि जो ये 9 के 9 प्लैनेट्स हैं,
इनके नक्षत्र को चेक करना चाहिए कि 9 ही ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठे हुए हैं और उन नक्षत्रों में भी विशेष रूप से किसी एक नक्षत्र के किस चरण में है, इसको जरूर से चेक करना चाहिए। इससे उस व्यक्ति का पूरा जो जिसकी पत्रिका देखी जा रही है उस व्यक्ति का पूरा एक अपने उस व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व तो समझ में आ जाता है कि वाकई में ये व्यक्ति है ये इस लाइफ में किस टाइप की एनर्जी को लेके आया हुआ है, क्या करने के लिए आया है, ईश्वर ने इसको जो जन्म दिया है तो ये यहाँ पे क्या करने के लिए आया है। तो ये हमें पता चलता है जब हम अपने लगन की डिग्री को देखते हैं, लग्नेश को देखते हैं और अपने हमारा जो लग्न है, लग्न भी किस नक्षत्र का है उसको विशेष रूप से देखना चाहिए। जैसे हम चंद्रमा के नक्षत्र को देखते हैं, चंद्रमा के नक्षत्र को देख करके तो हमारी महादशा की कैलकुलेशन हो जाती है कि हमें कौन सी महादशा जन्म के समय मिल रही है। और लग्न किस नक्षत्र का है उसको भी देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लग्न हमारा जिस नक्षत्र का होगा और उस नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह होगा उसका हमारे पूरे जीवन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। और वो जो नक्षत्र है जिसमें हमारा जन्म हुआ है लग्न का, उसमें भी ये विशेष रूप से आप देखिए कि उस नक्षत्र के किस चरण में जन्म हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो आप जब इन चीजों को देख लेंगे फिर 9 ही प्लैनेट्स को देखना है कि हर एक प्लैनेट किस नक्षत्र में बैठा है और उस नक्षत्र के पर्टिकुलर किस चरण में बैठा हुआ है। तो जैसे मान लिया कि कोई भी प्लैनेट हमारा है और किसी एक नक्षत्र में बैठा है, तो उस नक्षत्र के अगर वो पहले चरण में बैठा है तो इसका मतलब है कि वो उस नक्षत्र का जो उस ग्रह का जो की टेंडेंसी होगी, उसका जो रिजल्ट देने का तरीका होगा वो धर्म से जोड़ करके, धर्म का मतलब होता है कि वो अग्नि तत्व को प्रेजेंट कर रहा है, अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, अग्नि तत्व राशि के गुण को वो दिखा रहा है। और फिर वो नक्षत्र के एक पर्टिकुलर नक्षत्र के जब पहले चरण में बैठ जाता है तो पहला चरण भी जो होता है वो अग्नि तत्व को व्यक्त करता है। तो इस तरीके से ये और ज्यादा कंफर्म हो जाता है कि ये जो ग्रह है इसका रिजल्ट देने का क्या तरीका होगा, इस प्लेनेट की क्या टेंडेंसी होगी, परिणाम देने का जो ग्रह का तरीका होगा वो क्या होगा। तो इसीलिए जब भी कोई प्लैनेट्स, अगर किसी के बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स धर्म वाले भाव में बैठे हों, कहने का मतलब कि या तो अगर आप राशि के आधार पर देख रहे हैं तो अगर मोस्टली प्लैनेट्स अपने धर्म त्रिकोण में बैठ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने कार्य को करना, ईमानदारी से करना, इस तरह का होता है। और अग्नि तत्व अगर वहाँ पे प्रभाव है राशियों का, लग्न का, तो वो व्यक्ति बड़ा साफ दिल का और जो कहना है, जो करना है, सब कुछ उसका एक जैसा रहता है। और जब कोई चीज़ अर्थ में जाती है, अर्थ वाली राशि में या अर्थ वाले नक्षत्र में, तो उस ग्रह का जो तरीका होगा, उसका जो पूरा फोकस होगा वो प्राप्तियों के और फाइनेंस के ऊपर, मतलब वो हर चीज़ में मतलब उसका हर काम जो है वो सोच के होता है कि हमें हर एक काम से अर्थ की प्राप्ति हो। जब भी कोई ग्रह किसी भी नक्षत्र के द्वितीय चरण में होता है, इसी तरीके से कोई भी ग्रह है और किसी नक्षत्र के अगर वो तृतीय चरण में बैठा है तो वो शो करता है कि ऐसा व्यक्ति कार्य करने में बड़ा एक्टिव होगा, अपनी चीज़ों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा, क्योंकि वो काम त्रिकोण है। तो काम त्रिकोण होने की वजह से उस ग्रह का जो नेचर होगा वो अपनी सारी ड्यूटीज को बड़े अच्छे से परफॉर्म करना, वो चीज़ों को की सक्सेस भी चाहेगा, लेकिन वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने में उसका फोकस ज़्यादा रहेगा कंपेरेटिवली टू जो अर्थ त्रिकोण में जो प्लेनेट बैठा है या किसी भी नक्षत्र के जो द्वितीय चरण में बैठा है। क्योंकि द्वितीय चरण में बैठा हुआ नक्षत्र के द्वितीय चरण में बैठा हुआ जो ग्रह होगा, उसका पूरा का पूरा फोकस जो होता है वो हमेशा वो व्यक्ति, वो मनी ओरिएंटेड, उसका हर कार्य पैसे से जुड़ के होता है कि कुछ भी करो, मतलब हर चीज़ में वो ये सोचेगा कि वो अपने फायदे की चीज़ को पहले देखेगा। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। और जब काम त्रिकोण में कोई ग्रह बैठे या उस ग्रह का जो कोई भी ग्रह किसी नक्षत्र के अगर तीसरे चरण में या तीसरे पद में बैठता है, पदा में बैठता है, तो वो व्यक्ति अपने काम को करने का जो उसका तरीका होगा, अपनी ड्यूटीज के प्रति, अपने वर्क को बड़े अच्छे से वो परफॉर्म करता है।
और इसी तरीके से जब कोई भी ग्रह किसी नक्षत्र के चौथे चरण में बैठता है तो वो मोक्ष त्रिकोण हो जाता है। तो वहाँ पे जो ग्रह है उसकी जो टेंडेंसी होती है वो उसको बहुत ज़्यादा वो कोई काम को करेगा, करना है तो कर लिया उसने, लेकिन उसमें वो बहुत ज़्यादा उसको प्राप्ति से ज़्यादा मतलब नहीं होता। वहाँ पे उस ग्रह का जो नेचर होगा वो इमोशनल लेवल पे और मेंटल लेवल पे, कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे वो किसी भी चीज़ को से बहुत ज़्यादा बुद्धि से ना जुड़ करके मन से जुड़ना और भावना के स्तर पे जुड़ना। इसलिए ग्रह भी आप देखिए कि जब वो मोक्ष त्रिकोण में बैठते हैं तो उनका रिजल्ट देने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं ग्रहों के नक्षत्र और नक्षत्र में ग्रह किस चरण में बैठा है इसका बड़ा इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस आता है, प्रेडिक्शन में भी आता है, किसी आदमी की लाइफ में भी ये चीज़ देखने को मिलती है। तो इसलिए जो नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, ये चारों चरण जो होते हैं ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदर्शित करते हैं। जिस तरह से राशियां इस चीज को प्रदर्शित करते हैं उसी तरीके से नक्षत्र के जो चारों चरण होते हैं वो भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को दिखाते हैं। और यही वजह है कि जब भी आप किसी की हॉरोस्कोप देखिए तो आप सबसे पहले ये जरूर चेक करें, लग्न वगैरह आपने देख लिया, ग्रहों को देख लिया आपने कि कोई भी ग्रह किस राशि में बैठा हुआ है और कौन से तत्व को लेकर के, ये सारी चीज़ों को आपने सुपरफिशियली देख लिया। उसके बाद आप उसके हर एक ग्रह के नक्षत्र पे जरूर ध्यान दें, उस नक्षत्रों के ऊपर जरूर फोकस करना चाहिए, तभी उस ग्रह की एक्चुअल स्ट्रेंथ पता चलती है, उस ग्रह का काम करने का तरीका समझ में आता है कि वो ग्रह किसी नक्षत्र के किस चरण में बैठा है तो वो किस तरीके से परिणाम देने की कोशिश करेगा। ये बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिस पे मोस्टली लोग नहीं ध्यान देते हैं। अधिकतर क्या करते हैं सभी लोग के ज़्यादातर जो होता है कि बस राशि देखी और वहाँ पे बैठे हुए ग्रह को देख लिया और उसी के आधार पे पूरा प्रेडिक्शन करना शुरू कर देते हैं, जबकि प्रेडिक्शन और वो पूरा फलित ही उल्टा हो, मतलब वो फलित उतना सटीक नहीं बैठ पाता है क्योंकि इसकी जो माइन्यूट चीज़ें हैं वो नहीं ऑब्जर्व किए गए, उसको जिसको देखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो केपी एस्ट्रोलॉजी होती है, कृष्णामूर्ति पद्धति से जो ज्योतिष है, वहाँ पे ग्रहों को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसीलिए दिया गया है कि ग्रह तो बहुत बाहर की चीज़ है, एकदम जैसे ऊपर से दिखने वाली चीज़ जो है वो ग्रह है। जैसे आप कोई घर को देखते हैं बाहर से कि कोई घर बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन वाकई में वो घर कैसा है ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप उस घर के अंदर एंटर करेंगे, तब आपको उस घर की वास्तविक स्थिति पता चलेगी कि वहाँ पे सारी चीज़ें कैसी हैं, कमरे कैसे हैं, वहाँ का फर्नीचर कैसा है, मतलब इंटरनेट चीज़ें तो वहाँ जाने के बाद पता चलेंगी। बाहर से सिर्फ आपने मकान का बाहरी रूप देखा, उससे आपने अंदाजा लगा लिया। तो ग्रहों को नक्षत्रों के लेवल पे और नक्षत्रों में भी विशेष रूप से चरण के लेवल पर देखना बहुत ज़रूरी होता है। और जब भी किसी व्यक्ति के ग्रह जो है, अधिकतर ग्रह 9 में से ज़्यादातर ग्रह अगर धर्म से जुड़ के हैं, धर्म त्रिकोण से जुड़ करके हैं, तो उनका परिणाम देने का तरीका अलग होगा। अर्थ से जुड़ के हैं, द्वितीय सेकंड चरण में बैठे हुए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड रहेगा। और साथ में आपको ये भी चीज़ें देखनी है कि अगर उसका संबंध भी जो ग्रह नक्षत्र के द्वितीय चरण में बैठा है तो वो इनडायरेक्टली जो दूसरे नंबर की अपनी राशि है वृषभ और उधर कन्या और फिर मकर, जो हमारी तीनों अर्धी साइन है, उनसे तो उसने इनडायरेक्ट उसने अपना संबंध बना ही लिया क्योंकि वो सेकंड चरण में बैठा है। पर्टिकुलर प्लैनेट जो है किसी नक्षत्र के सेकंड चरण में बैठा है तो वो इनडायरेक्टली उसने एक ट्राइन तो बना ही लिया 2, 6 और 10 के साथ में, जो कि हमारे अर्थ त्रिकोण होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मनी अर्न करे, मतलब मनी ओरिएंटेड होगा और मनी अर्न करे। हालांकि ये पूरा 100% ये चीज़ें रिजल्ट उसके ऊपर बैठेंगी कि नहीं, इसके लिए और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि वो जिस ग्रह में बैठा हुआ है, वो ग्रह पर्टिकुलर जिस जगह पे बैठा है हॉरोस्कोप में, वो अच्छे से वेल प्लेस्ड है कि नहीं, और उसके ऊपर क्या एस्पेक्ट्स आ रही हैं, योग कारक है कि नहीं, मतलब मल्टी डायरेक्शन से किसी चीज़ों को देख करके तभी फाइनल रिजल्ट निकलता है। लेकिन हाँ, ये है कि मोटा मोटा एक आइडिया तो लग जाता है कि ये प्लैनेट इसका रुझान जरूर पैसे की ओर देगा। और इसी तरीके से जब कोई प्लैनेट हमारे धर्म त्रिकोण से जुड़े हैं, माने वो नक्षत्र के फर्स्ट चरण में बैठे हुए हैं, पहले चरण में, तो वो व्यक्ति की एक उसके धार्मिक रुझान को और उसके
उसके इमोशनल साइड को दिखाते हैं। कैसा व्यक्ति जो होगा वो पैसे की ओर बहुत ज़्यादा उसका ओरिएंटेशन नहीं होगा, वो अपने मतलब बड़ा बड़ा लॉयल सा व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि वो प्लेनेट जो है धर्म त्रिकोणा से नक्षत्र लेवल पे भी जोड़ रहा है, तो ये साइन करता है, इस तरह से संकेत देता है। तो इस तरीके से जो ग्रह किसी नक्षत्र में बैठा है और नक्षत्र के भी पर्टिकुलर किस चरण में बैठा है, तो चरण का जो रोल आता है वो यहीं पे आता है। किसी नक्षत्र का जो चरण है वो क्या प्रभाव डालेगा ग्रह के परिणाम पे, ये चीजें कंट्रोल होती हैं किसी नक्षत्र के चरण से। और इसीलिए जो हमारी केपी एस्ट्रोलॉजी होती है वो नक्षत्रों के ऊपर बहुत ज्यादा कार्य करती है। केवल नक्षत्र ही नहीं, वो तो नक्षत्र को भी वो और भी ज्यादा मतलब सब डिवीजन उसने डिवाइड कर दिया। जैसे राशियों को हम नक्षत्रों में डिवाइड करते हैं, फिर चरणों में डिवाइड करते हैं, तो केपी एस्ट्रोलॉजी में क्या है कि मतलब उसका फर्दर डिवीजन कर दिया गया है। तो बिल्कुल जो उसका माइन्यूट कंट्रोलर है किसी भी प्लेनेट का वो पता चल जाता है। तो वहां से एक तरीके से किसी भी रिजल्ट का जो चेक करते हैं उसका जो वेरिफिकेशन है, जैसे वैदिक के थ्रू हमने सारी चीजें चेक कर ली, क्योंकि वैदिक बेस है तो बहुत जरूरी होता है। लेकिन केपी से कोई चीज का एकदम कंफर्मेशन हो जाती है कि हाँ वाकई में क्या स्थिति बन रही है। और वैदिक बेस है, लेकिन मेरा आज बहुत छोटा सा, मैंने इसको बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। इसको और भी ज़्यादा आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपको इतना जरूर समझ में आ गया होगा कि कोई भी ग्रह जब किसी नक्षत्र में बैठता है तो नक्षत्र के एक पर्टिकुलर चरण में भी बैठता है, तो उस चरण का क्या प्रभाव पड़ता है और उसका अर्थ क्या होता है। इस वीडियो से आपको ये चीज़ जरूर संक्षेप में समझ में आई होगी। और दूसरा क्या है कि केवल यही इतनी चीज़ें नहीं हैं, ज्योतिष इतना आसान विषय नहीं है कि कोई एक नियम समझ लिया और उसी के आधार पे पूरा प्रेडिक्शन बिल्कुल बैठा के कर दिया। ये बहुत ही बड़ी आपस में जैसे एक इंटरलिंक्ड चीजें होती हैं ना, उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी है। इसको समझने के लिए बहुत डीप में जाना और एक एक चीज़ों को बारीकी से देखना समझना, हालांकि एक्सपीरियंस से चीज़ें बहुत इजी हो जाती हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि हर एक एस्ट्रोलॉजर को और जो स्टूडेंट हैं, जो लोग ज्योतिष में रुचि रखते हैं, उनको इस और विशेष रूप से फोकस करना चाहिए कि जो भी चीज़ें सीखें उसको बिल्कुल डीप तक जाके, कि तभी जो है सही रिजल्ट आता है किसी प्लेनेट का। और इन सारी चीज़ों के लिए जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि नौमांशा जो कुंडली होती है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कुंडली है। कई बार तो लगन कुंडली से भी सटीक जो फलादेश मिलता है वो नौमांशा को देख के मिल जाता है कि नौमांश में ग्रह कैसे जाके बैठे हुए हैं। वहाँ से बहुत सी चीज़ें जो है एकदम माइन्यूटली पकड़ में आती हैं। तो आज आप लोगों ने ये समझा कि कैसे ये चरणों का क्या इफेक्ट होता है। जैसे राशियाँ 3 ग्रुप बना करके अपने आप को एक दूसरे से जुड़े रहती हैं, उसी तरीके से नक्षत्र भी आपस में दूसरे से जुड़े रहते हैं। और यही वजह है कि जब भी कोई प्लेनेट का ट्रांजिट होता है तो जब वो किसी एक पर्टिकुलर राशि से में आके मूव करना शुरू करता है तो वहाँ से जो उसके त्रिकोण वाली राशियाँ हैं उनसे उसका इनडायरेक्ट एक कनेक्शन बन जाता है और उन राशियों को भी वो एक्टिवेट कर देता है। और यही सेम प्रिंसिपल जो होता है नक्षत्रों के ऊपर भी लगता है कि जब कोई प्लैनेट ट्रांजिट में किसी एक राशि में मूव करना शुरू किया तो उस राशि में 2.25 नक्षत्र होंगे और एक नक्षत्र के 4 चरण होंगे। तो जब वो एक नक्षत्र के 4 चरणों से भी होके गुजरेगा तो उसका भी वो प्रभाव देता हुआ निकलेगा अलग अलग। और पर्टिकुलर जो एक नक्षत्र होगा उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह कौन सा है, तो उन भावों को वो क्यों एक्टिवेट करता है, किस तरह से एक्टिवेट करता है, ये आपको आज इस ग्रहों कोई ग्रह किस नक्षत्र के किस चरण में बैठा है इससे एक आपको एक हल्का सा एक आइडिया लग रहा होगा कि ये चरण का क्या मतलब होता है या ग्रहों का जो संबंध नक्षत्र से चरणों के आधार पर बनता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। और एक चीज़ मैं आपको और भी चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे ये हमारी राशियाँ हैं 30-30 डिग्री की, हमारी ये पूरी 12 राशियाँ होकर के 360 डिग्री का अपना एक बना लेती हैं सर्कल, जिसको जोडियक अपन बोलते हैं जोडियक। तो ये एक एक राशि में जो हमारे ये 9 चरण पड़ते हैं, 2.25 नक्षत्र जब 9 चरणों में टूटता है
तो इसीलिए ये जो 9 चरण हैं और जब ये 12 से मल्टीप्लाई होते हैं तो 108 में कन्वर्ट होते हैं। और यही वजह है कि कोई भी जो रेमेडीज़ के रूप में हम लोग किसी को प्रेफ़र करते हैं कि मंत्र जाप वगैरह या ऐसा कुछ, तो वो 108 बार जब उसका जप होता है तो ये 108 जो हमारे 27 नक्षत्र हैं और एक-एक नक्षत्र जो हमारे 4-4 चरणों में डिवाइड हैं, तो और हर चरण का अपना एक देवता है, उसकी अपनी एक पर्टिकुलर एनर्जी है, तो उन तक हमारी प्रार्थना पहुंच जाती है। क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि कोई भी ग्रह हमारा जो है, जब कोई व्यक्ति पैदा हुआ है तो उस समय पे उसका कोई पर्टिकुलर, एक तो मोस्टली तो लोगों को पहले टाइम ही नहीं पता होता था। अब तो चलो फिर भी काफ़ी लोग एक्यूरेट टाइम रखने लगे हैं। तो उसमें क्या करते थे कि जब ये 108 बार मंत्र का जाप होता है तो हमारे कौन से नक्षत्र कहाँ पे हैं, वो हर नक्षत्र के चरणों तक जो है हमारी प्रार्थना पहुंच जाती है। और जो हमारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष त्रिकोण है, वो सारे के सारे एक तरीके से कंप्लीट सॉरी तो इस तरीके से आपकी चीज़ समझ पा रहे होंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाह रही हूँ कि जो हमारे गंडांत होते हैं, हालांकि गंडांत पे मैं आप लोगों से फिर कभी बात करूँगी, लेकिन एक जो सामान्य सा है कि ये गंडांत क्या होता है या मूला नक्षत्र क्या होता है, तो इसमें क्या है कि जो हमारी एक राशि का सेट होता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो जो हमारी कर्क राशि होती है, मोक्ष त्रिकोण की राशि, वहाँ का जो आखिरी नक्षत्र होता है वो आश्लेषा होता है। तो आश्लेषा में भी जो आश्लेषा के 4 चरण होते हैं, उसके आखिरी का जो 2 चरण होता है, जब कोई प्लेनेट मूव करता हुआ आश्लेषा के तीसरे और चौथे चरण पे पहुंचता है, तो वहाँ पे चूंकि जो एटमॉस्फेयर है, जो क्लाइमेट है, वो वाटरी है, वो वाटरी क्लाइमेट है। वाटरी क्लाइमेट का मतलब ये है कि वहाँ का जो पूरी एक वहाँ की एनर्जी है, वो वाटरी साइन की एनर्जी है। और आश्लेषा के जस्ट बाद जो है हमारी दूसरी राशियों का सेट शुरू होता है, जिसमें वो सिंह राशि आ जाती है। और सिंह का जो पहला प्लेनेट होता है वो मघा आता है यहाँ पे। तो मघा के जो शुरू के 2 चरण होते हैं, तो यहाँ पे जो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी का एक्सचेंज होने का मतलब ये है कि जब कोई प्लेनेट आश्लेषा के 3rd और 4th चरण या मघा के 1st और 2nd चरण में के टाइम पे किसी व्यक्ति का बर्थ हो रहा है, तो वो प्लेनेट जो है वो दोनों एनर्जी के बीच में एक तरीके से फंस जाता है। तो वो रिजल्ट वो किसका देगा? रिजल्ट वो कर्क का देगा या सिंह का देगा, वाटर का देगा या इसका अग्नि का देगा। कहने का मतलब दोनों बिल्कुल अपोजिट एनर्जी हैं। अपोजिट एनर्जी का मतलब एक और वाटर, एक और फायर। फायर और वाटर में तो कोई मेल ही नहीं है। पानी है तो आग को बुझा देगी एक बार। तो इस वजह से जो इस तरह के इनको आप एक तरीके से कह सकते हैं ज्वाइंट वाला फेज, या आप इनको और भी इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे आपके घर का एक डोर है, आप ड्राइंग रूम से पैर बाहर निकाल रहे हैं, तो आपका एक पैर जो है ड्राइंग रूम के अंदर रहे और एक पैर बाहर, तो वहाँ पे आप कहाँ हैं? आप गेट के उस तरफ हैं या इस तरफ हैं? तो ये ट्रांजिशन वाली स्टेट होती है किसी प्लेनेट की। तो वहाँ इसीलिए उस प्लेस पे जो कोई प्लेनेट होता है उसका रिजल्ट देने का तरीका भी बड़ा उसको पहले से कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो प्लेनेट किस तरीके से रिएक्ट करेगा। इसीलिए इनको गंडांत में डाला गया है। मूला नक्षत्र हो गया, मघा है, उधर रेवती है। तो ये जहाँ जहाँ पे इस तरह की एनर्जी का जो चेंजेस हो रहा है, वहाँ पे जो नक्षत्र पढ़ रहे हैं, प्लेनेट पढ़ रहे हैं, वो मूल में आ जाते हैं। इधर आश्लेषा और मघा में आ जाते हैं, फिर उधर जो है ज्येष्ठा और मूला में आ जाते हैं। जब वृश्चिक का जो आखिरी मतलब ज्येष्ठा का जो तीसरा और चौथा चरण रहेगा और मूल का पहला और दूसरा चरण रहेगा, तो वहाँ पे कोई बर्थ हो रहा है, कोई प्लेनेट है, तो वो भी गंडांत में आ जाता है। फिर उधर जब मीन में रेवती का 3rd और 4th चरण हुआ और उधर जो अपना केतु है, केतु का 1st और 2nd चरण, तो ये जो
एनर्जी का जो चेंज होता है, जब भी वाटरी साइन से कोई चीज़ फायरी एलिमेंट में जा रही है, तो वो जो स्पेसिफिक 3 पॉइंट हैं हमारे ब्रह्मांड के या हमारे जोडियक साइकिल के, वो चीज़ें जो है गंडांत को बताती हैं कि गंडांत का मतलब क्या है। इसीलिए इसको मूल बोला जाता है कि ये ग्रह, पर्टिकुलर ग्रह जो है हमारा मूल में पड़ गया है। तो इसको ऐसे भी नहीं सोच, मूला को या गंडांत की शांति का विधान है कि इसको आप शांति करा दो तो प्लेनेट स्ट्रांग हो जाता है। ये सही चीज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्लेनेट की जो एनर्जी है वो एक तरह से डिस्टर्ब सी है। वो एनर्जी, आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि वो एनर्जी उसकी बिल्कुल एक डायरेक्शन में नहीं काम कर पा रही है कि वो अपने काम को किस तरीके से कर पाए। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको कोई पावर उसको ना अलॉट की जाए। कोई पर्टिकुलर पर्सन है, मान लिया कहीं वो मिनिस्ट्री में है या कहीं पे है, और उसको बिल्कुल क्लियर कट एक डिपार्टमेंट नहीं दिया गया है। 2 डिपार्टमेंट के बीच में उसको बिल्कुल हैंगिंग पोजीशन पे है, तो वो समझ ही नहीं पाता है कि उसको इधर का काम करना है या उधर का काम करना है। तो कभी वो यहाँ का काम कर रहा है इस डिपार्टमेंट का, कभी उस डिपार्टमेंट का कर रहा है। तो ऐसे ही प्लेनेट होते हैं, जब वो मूल में आ जाते हैं तो इनकी पूजा शांति का विधान है। लेकिन ये भी है कि मूला जो नक्षत्र होते हैं गंडांत के लोग, ऐसे लोग बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी होते हैं। और मोस्टली मैंने देखा है कि गवर्नमेंट सेक्टर के लोग विशेष रूप से उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं गंडांत वाले नक्षत्रों का बहुत इन्फ्लुएंस होता है, और ये लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करते हैं, ऐसा नहीं है। तो आशा करती हूँ कि आपको इस छोटे से वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी कि नक्षत्र जो है इनके चरणों का क्या प्रभाव होता है और ये किस तरीके की एनर्जी को लेकर के चलते हैं। तो इसलिए जब भी किसी की हॉरोस्कोप को चेक करें तो प्लैनेट्स, राशियाँ, भाव और इनके साथ नक्षत्रों को पे जरूर ध्यान देना चाहिए। स्पेशली लगन किस नक्षत्र का है और लग्न का जो हमारा नक्षत्र है वो किस चरण में बैठा हुआ है, उससे हमारी टेंडेंसी, हमारा एटीट्यूड पता चलेगा कि हम अपनी लाइफ में धर्म का काम करने आए हैं, अर्थ का काम करने आए हैं, मोक्ष से जुड़े हैं या काम से जुड़े हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं एस्ट्रोलॉजी की। और दूसरा क्या है कि जब अपने मून के नक्षत्र को समझ पाते हैं तो हमें अपना जो एक इमोशनल मेंटल एटीट्यूड है, जो हमारी लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है, जो हमारा काम करने का तरीका है, वो सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो जिस तरीके से लग्न और चंद्रमा को हम नक्षत्र के चरणों के आधार पर जज करते हैं, ठीक उसी तरीके से जो हमारे अदर प्लैनेट्स हैं, बचे हुए 7 प्लैनेट, उनका भी इसी तरह का रोल होता है। वो भी कौन सी एनर्जी लेके बैठे हुए हैं उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है, या हमारे जीवन पे में घटने वाली जो घटनाएं होती हैं उनके ऊपर पड़ता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए आप लोगों को तो आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखें, जिससे कोई भी मैं नया वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। और कई बार मैं सोचती हूँ कि इन सारी चीज़ों को चार्ट के थ्रू या कुछ इसके लिए और भी कुछ मटेरियल डाल करके डिस्प्ले करूँ, तो फिर ये लगता है कि वो सारी चीज़ें तो आपको ऑलरेडी गूगल पे हर जगह अवेलेबल है, मिल जाएंगी। जब किसी चीज़ को वर्बली बताया जाता है, जैसे कोई टीचर है कोई चीज़ को बता रहा है, तो उसको सुन के, क्योंकि टीचर जब कोई चीज़ बता रहा होता है तो वो अपने एक्सपीरियंस से, अपने जो भी उसे आता है, जो भी उसका थोड़ा बहुत ज्ञान है, उसके आधार पे ही बताता है। तो वो कहीं ज़्यादा नेचुरल होता है कि बशर्ते हम कोई चीज़ को ले करके अगर हम आपको बताएं कि ये नक्षत्राज हैं, ये प्लैनेट हैं, और रिटन मटेरियल तो कहीं भी मिल जाएगा आपको, ऐसा नहीं है। रिटन मटेरियल तो आप गूगल पे सर्च करिए, सारी चीज़ें आपको पिक्चर में अवेलेबल मिल जाएंगी। लेकिन डिस्कशन करके जो होता है वो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि वो जल्दी उसको समझ में जल्दी आता है, बच्चा उसको बहुत जल्दी कैच कर लेता है। और आगे मैं आप लोगों के फिर कुछ नया लेके आऊँगी। ओम नमः शिवाय, नमस्ते।